हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस में, तो इंट्रोडक्शन तो हो चुका है। तो चलो कुछ और चीजें ऐड करते हुए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अपने घर में जितने भी लोग हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे हैं, आप सब जाओ और उनके आइसक्रीम के फ्लेवर के बारे में पता करो, उनको कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप हर एक से इंडिविजुअली ये इंफॉर्मेशन लोगे कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है, राइट। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको कहीं पर नोट डाउन करोगे, करेक्ट। उसके बाद आप ये पता लगाने की कोशिश करोगे कि अच्छा, मुझे और मेरे दो और फ्रेंड्स को से वनीला फ्लेवर पसंद है, कोई बोलेगा कि मुझे और मेरे फ्रेंड को चॉकलेट वाला फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम का। तो ऐसे ही सबकी अलग अलग चॉइसेस होंगी, हो सकता है काफी सिमिलर चॉइसेस भी हों। तो जो हम डेटा हैंडलिंग पढ़ते हैं वो हम ये एक्चुअल में वही चीज है जो हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, पूछेंगे बताओ किसको कौन सा फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम का, राइट। तो आप बोलोगे कि अच्छा मुझे तो वनीला पसंद है, आपका फ्रेंड बोलेगा मुझे चॉकलेट पसंद है, कोई बोलेगा हाँ मुझे भी वनीला पसंद है, कोई बोलेगा मुझे बटर स्कॉच अच्छा लगता है, राइट। तो ऐसे ही ये जो हम डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम डेटा हैंडलिंग के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, डेटा हैंडलिंग को हम यूज कर रहे हैं। तो अच्छा, अब आइसक्रीम खाने जाना है तो चलो 3 वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए और 1 चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट डेटा हैंडलिंग इज। तो डेटा हैंडलिंग हम जब भी पढ़ते हैं, तो जैसे हमने जूनियर क्लासेस में भी किया है कि जब हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं तो डेटा हैंडलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है एंड दैट टर्म इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक एक ऐसी टर्म है जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में यूज करते हैं। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो सिंगुलर में ये एक तरह से पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, राइट। जिसे हम किसी डेटा को, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आइसक्रीम के फ्लेवर्स को कलेक्ट करना, ठीक है, तो डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, राइट। तो डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना और इंटरप्रेट करना किसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में, उसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग, करेक्ट। अब जब मैं इसके प्लूरल सेंस की बात कर रही हूं तो प्लूरल सेंस में आ जाता है कि जैसे मेरे पास कोई एक गिवन पॉइंट है या गिवन एक टर्म है या कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। जैसे कि मैं जो बहुत मतलब नॉर्मली यूज होता है, दैट इज पॉपुलेशन, राइट। तो पॉपुलेशन के बारे में न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना, उसको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना और उससे कोई इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो टर्म स्टैटिस्टिक्स है, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में यूज करते हैं, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज दिस डेटा। हम तब से ये बात कर रहे हैं डेटा, है ना, तो हमें पता है डेटा क्या होता है, हमने पढ़ा है। तो डेटा बेसिकली वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन व्यू में। जैसे कि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। अब जैसे कि अगर मैं आपकी क्लास में आऊं और मैं बोलूं कि जो हमारा यूनिट टेस्ट 1 हुआ था उसमें किस बच्चे के कितने मार्क्स आए थे, सो से यूनिट टेस्ट 1 जो हमारा था, सो लेट अस से वो था 50 मार्क्स का, ठीक है। सो 50 में से किसी के 40 आए, से किसी के 30, 20, किसी के 24, 25, 50, 49, 48, राइट। फिर 37, 26, 5, फिर 15, 41,
42 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक और लिख लेते हैं 15। तो हमने ये मान लिया था कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, और उसमें मैंने आके आपसे यूनिट टेस्ट 1 के मैथ्स के मार्क्स पूछे, राइट। और मैंने क्या किया, उस सारे डेटा को मैंने एक जगह पर, उस सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैंने एक जगह लिख लिया। सो ये कहलाएगा क्या, दिस इज एक्चुअली डेटा, राइट। तो ये जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज, डेटा, राइट। अब डेटा जो है ना, वो जैसे मैं इंडिविजुअली जाके भी आपसे ले सकती हूँ, ठीक है, कलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर कहीं पर कोई डेटा कलेक्टेड है, जैसे पॉपुलेशन की बात करें तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, ठीक है, पहले फर्स्ट 2001 से 2010 में कितनी ग्रो की थी, 2011 से 2020 तक कितना ग्रो किया, तो मैं क्या करूंगी, मैं गवर्नमेंट जो डेटा सोर्स है मैं वहां पर जाऊंगी और वहां से वो डेटा ले लूंगी, राइट। तो डेटा हम कैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली जाके भी कर सकते हैं, या फिर हम कहीं से कहीं पर कलेक्ट किया हुआ डेटा भी ले सकते हैं, करेक्ट। अब जब हम इस डेटा को किसी सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करते हैं, जनरली इफ आई से तो टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैब्यूलेशन। क्या बुलाते हैं, टैब्यूलेशन। सो दीज आर सर्टेन वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हो सकता है कि इन न्यूमेरिकल्स में इन टर्म्स का यूज, सॉरी, या क्वेश्चंस में इन टर्म्स का यूज हो, तो हमें पता होना चाहिए कि टैब्यूलेशन क्या होता है। तो जब हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं, टैब्यूलेशन, राइट। अब नेक्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट किया है नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब उसमें जो हमारा गिवन डेटा है वो ये है, ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा है। तो इस गिवन डेटा में इफ आई आस्क यू हाउ मेनी टाइम्स 4 इज अकरिंग, ठीक है, तो कितनी बार 4 आया है, तो इस डेटा में आप चेक करोगे, सो 1 and 2, तो विच मीन्स कि 2 टाइम्स हमें यहां पर 4 देखने को मिला है, विच मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 4 is 2। तो इसका मतलब है कि कितने टाइम्स वो नंबर आया है। सो हाउ मेनी टाइम डज द पर्टिकुलर डेटा और द नंबर अपीयर्स इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा, करेक्ट। तो इस सेट ऑफ डेटा में जो नंबर मैंने आपसे पूछा वो कितनी बार आया है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो मैं ऐसा नहीं पूछूंगी कि कितनी बार आया है, आई विल आस्क इन द गिवन डेटा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 4। तो आप क्या करोगे, आप डेटा को एनालाइज करोगे, रीड करोगे डेटा को, और आप देखोगे कितनी बार वो नंबर 4 आया है। जितनी बार वो नंबर, वो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 आई है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर। क्लियर, समझ आया? कहीं कोई डाउट तो पूछ लेना, कहाँ, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में, या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू डेटा अगेन। सो डेटा क्या होता है, डेटा एक रॉ डेटा जो कि हम ओरिजिनल रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं आपकी क्लास में गई, मैंने यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स आप सबसे पूछे और मैंने वो लिख लिए, राइट। सो दैट इज द रॉ डेटा, राइट। तो वही 15, 20, 41, 42, 49, 50, 40 जो भी मैंने नंबर्स लिखे थे, तो दैट इज माय रॉ डेटा, ठीक है, जो मैंने ओरिजिनल डेटा कलेक्ट किया है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज द रॉ डेटा, राइट। अब जब हम इस डेटा को किसी फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है, या तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूं, ठीक है, छोटा बड़ा 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 ऐसे अरेंज करूं, या फिर सबसे बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा ऐसे लिखो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड, दैट डेटा इज नाउ कॉल्ड एज एरे और एरेड डेटा। मतलब मान लो मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, सो ये मैंने नंबर्स कलेक्ट किए हैं, किसी भी चीज के बारे में है, ठीक है। तो मैं आपको पूछूंगी 1 to 5 में आपका फेवरेट नंबर कौन सा है, तो मैंने 5 बच्चों से पूछा, सबने मुझे अलग अलग आंसर दिया, राइट। तो दिस इज व्हाट इज रॉ डेटा। नाउ व्हेन आई अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट, तो या तो मैं इसको असेंडिंग
ऑर्डर में लिख रही हूं या फिर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एरे और एरेड डेटा, राइट? समझ आ गया? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं कि एक गिवन पर्टिकुलर वैल्यू जो है या नंबर जो है वो कितनी बार आ रहा है हमारी जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। नाउ कमिंग ऑन टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब हम डेटा को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम हर एक ऑब्जर्वेशन के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। किया है ना हमने कि हमारे पास मान लो 50 वैल्यूज हैं, ठीक है, और वो है 1 से 20 के बीच में, करेक्ट? तो क्योंकि 50 वैल्यूज है 1 से 20 के बीच में, तो रीअकरेंस तो होगा, मतलब एक ही नंबर जो है वो बार बार अपीयर हो रहा होगा, राइट? सो वैसे जब हम उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करके फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सो दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट? अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इट कैन बी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और इट कैन बी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों का मतलब मैं आपको आगे जब क्वेश्चन कराऊंगी ना तब समझाऊंगी, ठीक है? तो अब क्योंकि हमने डेटा पढ़ा, हमने डेटा के टैबुलेशन की बात की, हमने काफी और सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा, तो अब उन सभी चीजों को, ये तो थ्योरी थी, लेकिन ज्यादा कब समझ आता है? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या था। ओके, तो सबसे पहले है हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये बोल रहा है द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे इन दिल्ली हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर 30 days एज गिवन बिलो, ठीक है? तो दिल्ली में 30 डेज का मतलब एक महीने में टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग हुई, एक महीने के लिए, ठीक है, 30 डेज के लिए। तो उसमें मिनिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना रहा है वो ये हमारे पास डेटा है, राइट? तो अब ये क्या है? ये एक रॉ फॉर्म है कि अच्छा से फर्स्ट को जो मिनिमम टेम्परेचर था वो कितना था? 11.8, सेकेंड को 11.6, थर्ड को 11.6, फोर्थ को 11.4। तो जो भी डेटा था वो हमने ऐसे ही रॉ फॉर्म में हमने लिख लिया है, ठीक है? हमने इसकी कोई ग्रुपिंग, हमने इसको कोई समझने की कोशिश नहीं की। अब हमें ये बोल रहा है कि हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इस डेटा का। तो कैसे बनाएंगे? हमने ऑलरेडी किया है ये, राइट? तो अब हमारे पास जो डेटा है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है? फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है कुछ ऐसे। तो हम क्या करेंगे? हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में एक तरफ हम सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर, दूसरी तरफ हम लगाएंगे टेलीमार्क्स और लास्ट में क्या लिखेंगे हम? फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? सो यहां पर मैं लिख रही हूं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहां पर मैं लगा रही हूं टेलीमार्क्स और यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखूंगी मैं, ठीक है? तो यहां पर जो भी हमारे पास डेटा है, तो जैसे अगर मैं यहां पर शुरू करूं तो मिनिमम है 11.3 और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखो तो इट इज 11.8। तो मतलब जो सारी ही वैल्यूज हैं वो 11.3 से शुरू होकर 11.8 तक खत्म हो जा रही हैं। तो टेम्परेचर मिनिमम 11.3, फिर 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 और 11.8 है, करेक्ट? ओके, तो मैं इस पहले टेबल को ही कंप्लीट करती हूं। ओके, ऑल राइट। तो अब मैं ना यहाँ पर, जैसे मैं क्लास 7 में भी आपको बताती थी कि टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन्स हम यहाँ पर ना रोज बना लेते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि जब अब हम टेली मार्क्स लगाएंगे ना तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये टेली मार्क हमने किसके लिए लगाया था, ठीक है? तो इसलिए अब ये लगा लिया। तो ये है हमारी वैल्यूज जो हमें यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर वैल्यू है दैट इज 11,
ओके, सो दैट इज 11.8, तो मैं 11.8 में एक टैली मार्क लगा दूंगी. द नेक्स्ट इज 11.6, तो यहाँ पर मैं एक टैली मार्क लगा दूंगी. अगेन 11.6, अगेन एक और टैली मार्क. देन 11.4, अगेन एक टैली मार्क. देन 11.3, तो यहाँ पर एक टैली मार्क, राइट. देन 11.4, अगेन यहाँ पर एक टैली मार्क. देन 11.7, यहाँ पर एक टैली मार्क. देन 11.7, अगेन यहाँ पर एक टैली मार्क. 11.3, तो 11.3 में टैली मार्क. 11.4 यहाँ पर. देन 11.7 यहाँ पर. तो जब आप ये वाले क्वेश्चंस ना फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ऑल्दो अब आप सेकेंड टाइम कर रहे हो क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है, तो भी क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, बाय द एंड ऑफ द सेशन आप ये करते हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक एक वैल्यू को पढ़ो और उसका टैली मार्क लगाओ. ठीक है, उससे क्या होता है, उससे आपके क्वेश्चन में कहीं भी गलती होने का प्रॉब्लम नहीं आता है. ठीक है, तो अगेन 11.7, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया. देन 11.6 यहाँ पर लगा दिया. 11.3 यहाँ पर लगा दिया. देन 11.7, तो क्योंकि अब यहाँ पर 4 टैली मार्क्स लग चुके थे, तो फिफ्थ क्या करता है, ऐसे क्रॉस, एंड व्हेन इट इज क्रॉस्ड इट मीन्स कि ये 5 है, राइट. अब नेक्स्ट इज, आगे क्या करना है वो मैं इसके बाद बताऊंगी. नेक्स्ट इज 11.5, ओके. देन 11.8, ओके. देन 11.3, ओके. देन अगेन 11.3, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 के बाद फिफ्थ को क्रॉस, राइट. सो दिस मार्क्स, दिस इज बेसिकली सेट ऑफ 5. ठीक है, ओके. देन 11.4, ओके. देन 11.5, देन 11.3, तो अब फिर से एक और नंबर आया है, तो अब हम इस 5 के सेट को ना छेड़ते हुए विल पुट 1 टैली मार्क हियर, ओके. देन 11.5 अगेन, ओके. देन 11.5 अगेन, ओके. देन 11.8, तो यहाँ पर 11.5, ओके. सो हियर. देन 11.4, सो हियर. Then 11.3 here, then 11.6 here, then 11.5, so here, राइट. तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, तो अब क्या आपको ये नहीं लगता, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा टेम्परेचर जो है वो कितनी टाइम रिकॉर्ड किया गया है एक महीने में, ठीक है, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि ये इजी होगा? बहुत इजी है. देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे. सो दिस इज 5 + 2 दैट इज 7. देन दिस इज 5. देन 5 + 1 6, 4, 5 and 3. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर 11, व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर 11.6 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग दोज 30 days, तो आप सीधे सीधे आके यहाँ पर चेक करोगे एंड यू विल से 4, राइट. तो दिस इज हाउ द फ्रीक्वेंसी हैपेंस. अब देखो जब मेरे पास ये वाला डेटा था ना, सो दिस वाज जस्ट अ रॉ डेटा, ठीक है, ये एक रॉ फॉर्म में डेटा था. लेकिन जब मैंने इस डेटा को एक टेबल की फॉर्म में लिखा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर टैब्यूलेशन किया, tabulation of data, and now since I have written it in असेंडिंग ऑर्डर, मैं इसको डिसेंडिंग में भी लिख सकती थी. मैं 11.8 को ऊपर और फिर 11.6, 11.8, 11.7, 11.6 और ऐसे करके 11.3 तक मैं वैसे भी लिख सकती थी. सो दिस डेटा इज नाउ नॉट अ रॉ डेटा, बट दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डेटा, दैट इज एरे और एरेड डेटा, करेक्ट. सो दिस इज tabulation of data, करेक्ट.
तो बात समझ आई है। अब आगे चलते हैं। अब हमने दो चीजें और पढ़ी थी। अब आप ना यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ना कहीं पर भी ग्रुपिंग नहीं हुई है, किसी भी चीज की ग्रुपिंग नहीं है, ना फर्स्ट कॉलम में ना थर्ड कॉलम में। सो दिस इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही टर्म हमने यहाँ पर दो टर्म्स पढ़ी थी। वन वॉज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकेंड इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्योंकि हर नंबर की फ्रीक्वेंसी हमने अलग अलग निकाली है, सो दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी distribution. Correct? Okay. Now coming on to the next example. So example says given below are the marks obtained by 40 students in an examination. Okay. So ये है marks 40 students के जो उनके किसी एग्जाम में आए थे. Now the question says taking class intervals of 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30 and then so on till 50 to 60. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मिनिमम मार्क्स 10 होंगे, 10 नहीं 11 होंगे, 11 12 कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और जो मैक्सिमम है वो 50s में है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हर नंबर को एक अलग अलग नहीं लिखना है, अब हमें इस पूरे डेटा को एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में बनाना है और फिर हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो टेबल है वो वैसा ही रहेगा, उसमें वैसे ही हमारे पास 3 कॉलम्स रहेंगे। ओके, तो ये हो गया, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम टैली मार्क्स लगाएंगे और लास्ट में आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास मार्क्स हैं, ठीक है, फिर हमारे पास आएंगे टैली मार्क्स और फिर हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। तो जैसे हमें बोला था कि हमें एक एक नंबर इंडिविजुअली नहीं लिखना है, हमें क्लास इंटरवल्स लेने हैं, ठीक है। कैसे, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and the last one was 50 to 60, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनकी रोज बना देती हूँ so as to avoid any confusion, ठीक है। तो ये बन गया, राइट। तो मेरा टेबल बहुत क्लियर नहीं बना है, बट आप जरूर बनाना स्केल का यूज करके। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसमें देखो एक डाउट जो सब बच्चों को आ सकता है कि मैम अगर हम देखें तो एक क्लास इंटरवल है 10 to 20 और दूसरा है 20 to 30। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 20 आए हैं तो वो कौन से कॉलम में हम उसका टैली मार्क लगाएंगे। तो इसको यहाँ पर इसी वक्त अच्छे से समझ लेना। अगर 10 to 20 टेबल है तो 10 to 20 क्लास इंटरवल है तो उसमें जो नंबर्स हैं वो 10 से 19 तक आएंगे। फिर अगर आपके पास नंबर 20 भी है तो वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में डाला जाएगा। कैसे, देखते हैं। देखो सबसे पहला नंबर ही हमें 40 दिया है, तो 40 यहाँ पर नहीं, जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 40 उसमें आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 56, तो 56 50 और 60 में आएगा। देन 24 यहाँ पर आएगा, 41 क्लियरली यहाँ पर आएगा, 51 यहाँ पर, देन 22, देन 59, ओके, देन 12, देन 26 यहाँ पर, देन 46, सो 46 यहाँ पर, देन 51, सो 51 यहाँ पर, देन 14, ओके, सो दिस इज 14, देन 23, ओके, देन 59, तो 59 यहाँ पर, तो ये 4 हो गए तो फिफ्थ के लिए हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। देन 58, ओके, देन 29, तो 4 के बाद हमने ये क्रॉस कर दिया। देन 41, देन 35,
then 36, then 40 यहां पर नहीं आएगा, जो क्लास इंटरवल जहां पर शुरू हो रहा है नंबर 40 से, ये वहां पर आएगा। ठीक है, याद रखना 30 to 40 में नहीं आएगा 40 का टेली मार्क, बट 40 to 50 में आएगा। करेक्ट। देन नेक्स्ट इज 42, ओके, देन नेक्स्ट इज 43, ओके, देन 36, ओके, देन 33, ओके, देन 38, okay, right, then 52, then 23, then 24, 13, 55, then 18, then 54, then 20, ओके, देन 57, तो ये एक और हो गया, ओके, देन 30 यहाँ पर आएगा, 24 यहाँ पर आएगा, 43 यहाँ पर आएगा, देन 50, तो 50 यहाँ पर आएगा, देन 26 यहाँ पर आएगा, एंड लास्ट इज 15, तो 15 यहाँ पर आएगा। नाउ राइट द फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना है 5 और ये कितना है 5 + 5 is 10, देन 5 + 1 6, देन 5 + 3 8 and 11. So now this is the frequency distribution of this data, right? तो अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक नंबर को इंडिविजुअली नहीं लिया है, हमने क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाली है। ठीक है, तो हमने एक रेंज ले लिया, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. So this type of frequency distribution is called as grouped frequency डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बुलाएंगे हम इसको बुलाएंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। सो अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड, तो ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग कहां पर देख रहे हैं हम? हमारे फर्स्ट कॉलम में, कि हमने डेटा को, जो हमारे पास रॉ डेटा था, क्या हमने हर एक न्यूमेरिकल फिगर को या न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या हमने इंडिविजुअली लिखा है, या फिर एक ग्रुप में डाला है, या फिर एक किसी क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाला है? सो दैट विल टेल अस कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड। ठीक है, अब दो चीजें यहां पर आती हैं, दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इज क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट। तो क्या होता है क्लास इंटरवल और क्या होता है क्लास लिमिट? तो क्लास इंटरवल, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल किया उसमें हमने क्या किया था, हमने कुछ क्लास इंटरवल्स लिखे थे, राइट? सो फिर जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज द क्लास इंटरवल्स। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल्स हैं, राइट? जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, जरूरी नहीं है कि हर एक क्लास इंटरवल इतना ही हो सकता है कोई क्लास इंटरवल हो जिसको हम से 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15 ऐसे लिखे। हो सकता है कि जो हमारा क्लास इंटरवल हो वो इससे भी कुछ बड़ा हो, जैसे 0 to 20, फिर 20 to 40. So these all are the class intervals. And now what is the class limit? So let us say our class interval that we are considering as of now. So our class interval is 10 to 20. So this means 10 and 20 are the class limits. So 10 is the lower class limit and 20 is the upper class limit. ठीक है, सो लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। वैसे ही अगर मैं यहां पर पूछूं, सो व्हाट इज द लोअर क्लास लिमिट? 20 इज द लोअर क्लास लिमिट एंड 40 इज द अपर क्लास लिमिट। वैसे ही अगर मैं आपको 0 to 5 में पूछूं, सो 0 इज द लोअर क्लास लिमिट एंड 5 इज द अपर क्लास लिमिट। करेक्ट? तो ये जो 10 to 20, 20 to 30 हैं, दीज आर द क्लास इंटरवल्स, और इन्हीं में जो छोटी वैल्यू है दैट इज द लोअर क्लास लिमिट और जो बड़ी वैल्यू है दैट इज द अपर क्लास लिमिट।
Fine. Okay. Now the next comes is the class mark. So what is the class mark? जो class mark होता है किसी भी class interval का, it is the value that is midway between its lower class limit and the upper class limit. ठीक है, तो कोई एक value जो कि midway किसी भी क्लास लिमिट्स में या किसी भी क्लास इंटरवल के बीच में आती है, जैसे कि अगर मैंने अपना क्लास इंटरवल लिया है 10 to 20, तो जो टर्म इसके वैल्यू जो इन दोनों के बीच में आएगी that will come in the midway, that is basically what is the class mark. ठीक है, तो क्लास मार्क को निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. सो क्लास मार्क इज इक्वल टू द लोअर क्लास लिमिट प्लस द अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो इसका अगर मैं क्लास मार्क निकालूं इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का, तो क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट इज 10, अपर क्लास लिमिट इज 20 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो इट इज 30 divided by 2. So what is the class mark? 15, right? अब मान लो मेरे पास जो क्लास इंटरवल है that is 0 to 5, तो इसका क्या होगा? So इसमें the lower class limit is 0, upper is 5 divided by 2. So इसका क्या आ जाएगा? 2.5. ठीक है, तो क्या क्लास मार्क अगर आपको निकालने को बोलूं क्या आप निकाल लोगे? बहुत इजीली निकाल पाओगे. ठीक है, तो बस ये सिंपल सा एक टर्म है जो आपको, सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज दैट इज 22A एंड क्वेश्चन नंबर 1. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सो द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग डेटा एज एन एरे. तो एरे क्या होता है? एरे होता है जब हम किसी भी डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं. तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लूं, तो फर्स्ट पार्ट में डेटा क्या है? 7, 5, 15. ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा जो टर्म है दैट इज 5, सबसे छोटी वैल्यू सबसे 5, देन कम्स 7, देन कम्स 10, then comes 11, then comes 12, then comes 15, and then is 16. So this is how we arrange this particular data as an array. सेकेंड में क्या करेंगे? अब सेकेंड में कुछ नहीं है, it is just in decimal form. ठीक है, तो डेसिमल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So सबसे छोटी वैल्यू है 4.7, then it is 5.6, then it is 5.9, then it is 6.3, then 9.0, then 12.3. ओके, क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. अगेन वी हैव टू अरेंज दिस डेटा एज एन एरे एंड दिस टाइम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो मैंने इसका सिर्फ सेकंड पार्ट लिया है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा. तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखो इट इज 11.5. ओके, 11.5 से नीचे है 10.6. ओके, देन 9.1, then 8.3, then 5.6 and then 3.7. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर होगी कोई बात नहीं, हो भी सकती है. अगर होगी तो कहाँ आना है? या तो आज क्वेश्चन सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना है. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन सेज construct the frequency distribution for the frequency table for the following data. तो अब इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हमें इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है या अनग्रुप्ड बनाना है. तो अगर ऐसा नहीं लिखा है, सिंपली हम अनग्रुप्ड बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें लोएस्ट वैल्यू देखें तो वो 5 है और अगर हम हाईएस्ट की तरफ जाएं तो वो 10 है. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टेबल बनाऊंगी. तो मेरा फर्स्ट कॉलम रहेगा डेटा, सेकंड रहेगा मेरा टेली मार्क और थर्ड रहेगा मेरा फ्रीक्वेंसी. राइट,
ओके, सो सबसे छोटा नंबर है 5। आप इसको 10, 9, 8, 7, 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम जब भी लिखते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बना देती हूँ रोज। ओके, तो ये मैंने बना दिया अपना टेबल। अब चलो शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट है 6, देन 7, ये तो सिंपल है, ये तो आपको टेली मार्क्स लगाने हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। देन 5, और अनग्रुप्ड में सबसे इजी होता है कि अगर आपको कहीं ग्रुप्ड में कंफ्यूजन भी है कि 10 to 20 में आएगा या 20 to 30 में आएगा, तो वो कंफ्यूजन आपका इस फॉर्म में नहीं रहता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता है। Then next is 6, okay, 6, then 8, then 9, then 5, again 5, then 6, then 7, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 10, फिर से है 9, फिर से है 8, फिर से आ गया है 10, फिर है 5, फिर है 7, फिर 6 एंड फाइनली इट इज 8, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये है हमारा पूरा टेली मार्क्स हमने लगा दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो काउंट करेंगे 4, 4, देन 3, 5, 3 एंड 3। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्टेड द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो क्या आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं लगा? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको 3 मार्क्स में आ जाए तो क्या आपको लगता है कि पूरे फुल मार्क्स आएंगे? बस ये याद रखना है कि जब आप ऊपर से नंबर को ऐसे कट कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में अलाउड ना हो, सो आई वुड से कि उस नंबर को अपनी आंसर शीट में लिख लो या रफ वर्क में लिख लो, सारे नंबर्स को क्रॉस चेक कर लो और फिर एक एक नंबर को कट करते जाओ और लिखते जाओ, ताकि कहीं पर भी कोई गलती होने का चांस ना रहे। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स है जो किसी एग्जामिनेशन में आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स लेने हैं 0 to 10, 10 to 20 टिल 40 to 50, ठीक है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं इन मार्क्स की। तो बेसिकली जो लास्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। सो दैट विल बी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो सबसे पहले आ गया क्लास इंटरवल, राइट। तो फिर दूसरा हम क्या आएगा हमारे पास, टेली मार्क्स, एंड फाइनली we will talk about frequency. ओके, तो अब हमें सबसे लोएस्ट क्लास इंटरवल है 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है, एंड 40 to 50, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं बना लूँगी रोज, ताकि मेरे टेली मार्क्स में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट इज 15, देन 20। तो बताओ 20 किस में आएगा? 20 आएगा जहां पर क्लास इंटरवल 20 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। देन नेक्स्ट इज 8, ओके, देन 9, देन 10। 10 कहाँ आएगा? जहां पर इंटरवल 10 से स्टार्ट हो रहा है, क्लास इंटरवल। देन 16, देन 17, देन 20, okay, then 24, then 30, then 44, then 47,
okay, then 38, then 36, then 40, then 27, 25, 27 and 25, ठीक है, then 28, then 30, okay, then 19, okay, then 7, 11, 21, okay, then 31, then 41, then 37, okay, then 47, then 23, 20 and 17, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रीक्वेंसी 3, 5, 6, 7, देन 9, 5, 6 एंड 5। तो ये आ गई है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Okay, so I hope this is clear. Let's move on to our next question. So question is question number 5. So question says, construct the frequency distribution table for the following data taking class interval 4 to 6, 6 to 8 and so on. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो 4 to 6 से स्टार्ट होंगे, 14 to 16 पर खत्म होंगे। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्लास इंटरवल, ठीक है, उसके बाद आएंगे टेली मार्क्स और उसके बाद यहां पर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये आ गए हमारे 3 कॉलम्स, करेक्ट। तो सबसे पहला है 4 to 6, देन 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, राइट। तो ये मैंने रोज भी बना ली। अब अगर आप यहाँ पर टेबल की जो वैल्यूज है, मतलब जो हमारा डेटा है, डेटा की अगर आप वैल्यूज देखो ना तो ये पॉइंट्स में है, ठीक है, बट डरने की बात नहीं है। अगर 11.5 है तो वो उसी में आएगा जिसमें 11 और 12 के बीच का डेटा होगा, राइट। तो शुरू करते हैं। जैसे अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 11.5, ठीक है। तो 11.5 11 और 12 के बीच में आता है, तो मतलब कि ये यहाँ पर आएगा। देन 6.3 तो 6 to 8 के बीच में आ जाएगा। देन 7.8 अगेन यहाँ पर आएगा। देन 9.2 तो 9.2 यहाँ पर, 10.5 सो 10.5 यहाँ पर, देन 4.5 यहाँ पर, देन 6 जहां पर क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है, देन 8.3 यहाँ पर, देन 12.5 सो 12.5, देन 15.8 यहाँ पर, देन 7.4, 5.3 सो 5.3, देन 8.4, 15.2, 8.9, 9.8, 9.8 यहाँ पर, देन 8.25 तो 8.25 मतलब 8 और 9 के बीच की वैल्यू है, तो 8 और 9 के बीच की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। देन 6.5 तो 6 और 7 के बीच की वैल्यू है, तो यहाँ पर आएगी। देन 5.8 तो 5.8 यहाँ पर आएगा। देन 10.5 यहाँ पर आएगा। देन 4.6 यहाँ पर, देन 6.4 यहाँ पर, 8.9 यहाँ पर, 10.8 यहाँ पर, देन 12.7 यहाँ पर, देन 14.2, 15.3, 11.7, 9.9, 8.8 यहाँ पर, देन 6.6 यहाँ पर, 4.3 यहाँ पर, देन 4.7
9.4, then 10.1, then 15.5, then 14.4, 12.2, 7.7, then 5.5. ओके, तो लिखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, दिस इज 7, 8, 10, 6, 3 and 6. ठीक है, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विच इज गिवन टू अस. ओके, तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट आया है क्या इस पूरे एक्सरसाइज में? कहीं पर भी कोई भी डाउट आया है? आई होप ना आया हो. काफी कुछ चीजें जो ऑलरेडी पढ़ चुके थे वही है, और वैसे ही हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है. बस ये क्लास इंटरवल वाला थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो इसमें डरने की बात नहीं है. अगर नंबर 20 है तो बताओ किस में आएगा, 10 to 20 में या 20 to 30 में? 20 to 30 में. जहां पर वो शुरू हो रहा है, वो जो नंबर 20 का क्लास इंटरवल जहां पर शुरू हो रहा है, तो वो वहां पर आएगा. सो 20 to 30 में आएगा, ना कि 10 to 20 में. ठीक है, बस ये एक छोटी सी चीज अगर आप याद रख लोगे ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा. ओके, so this was all from our today's session. I hope you understood the concepts. क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे. कहीं पर कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं.